हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए रेलिवेंट है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो 2025 में यूनियन कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम अप्रूव किया, जिसका मेन मकसद है कि इंडिया को जॉबलेस ग्रोथ प्रॉब्लम से टैकल करने का। जीडीपी तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जॉब उतनी नहीं बन पा रही है। खासकर फॉर्मल सेक्टर में ELI स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू एम्प्लॉयर्स और नए एम्प्लॉयज़ दोनों को इंसेंटिव देती है, ताकि फॉर्मल जॉब क्रिएशन को बूस्ट मिल सके। कॉन्टेक्स्ट की बात करें इसका, तो जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स क्या है। इंडिया की इकोनॉमी हाई ग्रोथ दिखाती है, लेकिन ये ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, स्पेशली फॉर्मल जॉब में। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की बात करें तो अप्रैल 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% था। मई 2025 में बढ़कर 5.6% हो गया। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 टू 29 ईयर्स 16% तक पहुंच गया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR सिर्फ 25% है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 47% है। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस की बात करें तो 80% से ज़्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी सही नहीं है। अब हम बात करें ELI स्कीम के मेन फीचर्स की, तो ड्यूरेशन जो है 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 है। बजट की बात करें तो 99,446 करोड़ है। बेनिफिशियरीज की बात करें तो 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो 15,000 वेज सपोर्ट टू इंस्टॉलमेंट में 6 और 12 महीने बाद। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर बेनिफिट की बात करें तो EPF वेज का 10% मैक्सिमम 3,000 पर मंथ 2 साल तक। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव मिले, स्पेशली MSME को, ताकि वर्कफोर्स बढ़े। फॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर फॉर्मल एम्प्लॉयज़ में आए। EPF सोशल सिक्योरिटी मिले। यूथ को सपोर्ट, पहली बार जॉब लेने वाले के लिए एंट्री बैरियर कम हो। ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो ऑनबोर्डिंग को कॉस्ट कम हो, तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो एम्प्लॉय के लिए इंसेंटिव क्या है। एम्प्लॉयर्स के लिए वेज कॉस्ट का कुछ हिस्सा, जैसे 3,000 पर मंथ तक गवर्नमेंट देगी, तो MSME को फॉर्मल हायरिंग में मदद मिलेगी। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हायरिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट फोकस की बात करें तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को टारगेट करता है, जो एक्सपीरियंस ट्रैप में फंसे रहते हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में फॉर्मल जॉब्स का एक्सपोजर मिलेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी मैंडेट की बात करें तो वेज बेनिफिट को फाइनेंशियल एजुकेशन से जोड़ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया सिनर्जी की बात करें तो हायरिंग इंसेंटिव से प्रधानमंत्री KVY जैसी स्किलिंग स्कीम्स का इम्पैक्ट भी एम्पलीफाई होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बढ़ेगी। अब हम चैलेंजेस एंड कंसर्न की बात कर लें तो एम्प्लॉयर्स के लिए लिमिटेड इंसेंटिव, जैसे 50,000 की सैलरी पर 15,000 का इंसेंटिव शायद काफ़ी नहीं है, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। सब्सिडी तभी काम करेगी जब डिमांड भी हो, सिर्फ इंसेंटिव से हायरिंग नहीं बढ़ेगी। स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स की बात करें तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के मुकाबले सिर्फ 46.2% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल हैं। अगर स्किल पर फोकस नहीं हुआ तो जॉब मिलने के बाद भी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। अब हम शॉर्ट स्कीम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का विंडो सिस्टम चेंज लेने के लिए कम है। एम्प्लॉयर्स की बिहेवियर चेंज में टाइम लगता है। अगर मॉनिटरी एंड लीकेजेस की बात करें तो DBT मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो घोस्ट बेनिफिशरी, फेक पेरोल्स जैसे फ्रॉड हो सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें
तो यूनाइटेड स्टेट में वर्क अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट WOTC टारगेटेड ग्रुप को हायर करने पर कंपनी को टैक्स रिलीफ देती है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग पर सब्सिडी डायरेक्टली जॉब प्लेसमेंट से लिंक होती है। बांग्लादेश की बात करें तो वेज सब्सिडी के साथ कम्युनिटी वर्क को कंबाइन किया जाता है। अगर हम लेसन्स की बात करें तो ट्रेनिंग को गारंटेड एम्प्लॉयमेंट और जेंडर सेंसिटिव इंसेंटिव के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ड्यूरेशन और कवरेज बढ़ाना चाहिए। स्कीम्स को कम से कम 5 साल तक एक्सटेंड करें ताकि सस्टेन्ड इम्पैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्चुअल और गीग वर्कर को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि आजकल उनके शेयर बढ़ रहे हैं। अगर स्किलिंग लिंकेज स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि स्किल जॉब मैपिंग हो सके। एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैंडेटरी बनाना चाहिए। वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पर फोकस करना चाहिए। वुमेन SC/ST डिफरेंटली एबल्ड को हायर करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले। मैटरनिटी बेनिफिट और क्रैच सपोर्ट को भी लिंक करें। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रोबस्ट हो। रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड आधार बेस्ड ट्रैकिंग EPFO ESIC इंटीग्रेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। थर्ड पार्टी ऑडिट से कंप्लायंस इंश्योर होगा। सेक्टोरल कवरेज ब्रॉडन करें। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा टेक्सटाइल टूरिज्म हेल्थ केयर लॉजिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर को भी कवर करना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं ELI स्कीम एक टाइमली और इनोवेटिव अटेम्प्ट है इंडिया के जॉबलेस ग्रोथ और यूथ एम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए, लेकिन इसका सक्सेस डिमांड करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन कितना रोबस्ट है, स्किलिंग इतनी इफेक्टिव है और क्या ये ब्रॉडर लेबर रिफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होती है या नहीं। अगर सही तरीके से किया गया तो ELI स्कीम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को ट्रूली इंक्लूसिव बना सकता है। ये रहा हमारा पूरा editorial analysis on the topic ELI, Employment Linked Incentive Scheme. Thank you so much. Stay tuned with me.